नमस्कार बच्चों। इस क्लास में जो कारक प्रकरण पहले से चला आ रहा है उसी कारक प्रकरण और उपपद विभक्ति को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज जो हम लोग देखेंगे वह है षष्ठी विभक्ति से संबंधित जो उपपद हैं उन्हें देखेंगे। उपपद विभक्ति में कौन कौन से ऐसे उपपद विभक्ति में शब्द हैं जिनकी वजह से जिनके योग में षष्ठी विभक्तियाँ होती हैं। चलिए यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको भी सुविधा हो कि आपको पता रहे कि इस सिलेबस में ये चीज़ पढ़ना है। पहला है ऊपरी। ऊपरी हो गया, ऊपरी मतलब ऊपर, हिंदी में इसे हम ऊपर की ओर। अधः, अधः, अधः मतलब हो गया नीचे, अधः मतलब हो गया नीचे। इसके बाद है पुरतः। पुरतः, पुरतः मतलब आगे, फ्रंट, ठीक है, आगे हो गया पुरतः आगे। फिर है पृष्ठतः। पृष्ठतः पीछे, पीछे पीठ की ओर पृष्ठतः। वामतः, 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 वामतः मतलब था बाएं, लेफ्ट, ठीक है ना, बाएं, लेफ्ट साइड। इसके बाद है दक्षिणतः। दक्षिणतः, दक्षिणतः दाएं, दक्षिणतः हो गया दाएं, राइट साइड। अंतिकम, फिर एक पद है अंतिकम। अंतिकम मतलब समीप, समीपम। कई बार अंतिकम की जगह पर समीपम भी दिया हुआ रहता है। और फिर है मध्य। मध्य बीच में, मध्य मतलब बीच में, ठीक है। ये सभी शब्द हैं आपके सिलेबस में दिए हुए। मतलब इन सभी शब्दों के योग में, ठीक है ना, ये जो देख रहे हैं षष्ठी विभक्ति होती है। षष्ठी विभक्ति संबंध है, षष्ठी कहता है कि संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। तो अब ये तो कारक प्रकरण में बता दिया कि भाई षष्ठी विभक्ति जो होती है वो किस स्थिति में कब होती है, तो बता दिया कि संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। अब इस षष्ठी विभक्ति में जो जो उपपद दिए गए हैं इन सभी उपपद शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। तो इसे हम वाक्य के माध्यम से देखेंगे तो और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा किस तरह से है। चलिए इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला उदाहरण यहाँ देखते हैं। पहला है ऊपरी के लिए, ठीक है। जैसे देंगे कि वृक्षस्य ऊपरी, यहाँ पर जो है दिया हुआ है कि वृक्षस्य, वृक्षस्य ऊपरी, वृक्षस्य। अब देखिए वृक्षस्य में षष्ठी लगी हुई है चूंकि वहाँ पर ऊपरी शब्द आया है। तो वृक्षस्य ऊपरी खगाः, खगाः सन्ति, खगाः सन्ति, ठीक है। वृक्षस्य ऊपरी खगाः सन्ति, वृक्ष के ऊपर खग हैं। ये एक सामान्य, देखिए यहाँ पर मूल शब्द है वृक्ष। वृक्ष का रूप बालक की तरह चलाएंगे और बालक के षष्ठी एक वचन में होता है बालकस्य, उसी तरह से हो गया वृक्षस्य। तो वृक्षस्य में जो षष्ठी विभक्ति लगी वो किस कारण से लगी? इसी ऊपरी शब्द के कारण से। ऊपरी शब्द के योग में वृक्षस्य में षष्ठी विभक्ति हो गई। वृक्ष के ऊपर, ऊपरी मतलब ऊपर, खगाः सन्ति पक्षी हैं अथवा पक्षी रहते हैं, खगाः निवसन्ति निवास करते हैं, रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ अब आपको इसी को एग्जामिनेशन में कैसे पूछ दिया जाएगा। अब एग्जामिनेशन में जो आपको पूछा जाएगा, अब यहाँ से इसे हटा दिया जाएगा, ठीक है। सपोज कीजिए कि यहाँ पर आपको खाली स्थान दे दिया गया, ठीक है, यहाँ पर आपको खाली स्थान दे दिया गया और यहाँ पर ब्रैकेट में आपको दे दिया गया वृक्ष, है ना। अब कहेगा कि इसमें उचित विभक्ति लगाइए। तो जो ब्रैकेट में से वृक्ष शब्द दिया गया है तो इसमें आप उचित विभक्ति लगाइएगा तो क्या हो जाएगा?
चूँकि आप देखेंगे कि वाक्य में ऊपरी शब्द इसमें आया है उपपद विभक्ति का, तो इस शब्द के कारण जो है वृक्ष में हम कौन सी विभक्ति लगा देंगे, षष्ठी लगा देंगे, तो हो जाएगा वृक्षस्य। इस तरह से आपको एग्जामिनेशन में आपको प्रश्न रहते हैं जिसका कि उत्तर आपको इस तरह से बनाना चाहिए, पहचानना चाहिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। दूसरा उदाहरण है जैसे अधः का। अधः मतलब नीचे, जैसे कि यहाँ आपको खाली स्थान दे दिया जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट बोर्ड में जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसी पैटर्न पर मैं आपको यहाँ उदाहरण भी दे रहा हूँ। अधः अधः दर्शकाः सन्ति। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको शब्द दे दिया गया मंच। ठीक है, तो इस तरह से आपको वाक्य दिया हुआ रहेगा। आपको शुरू में खाली स्थान रहेगा, इसके बाद अधः दर्शकाः सन्ति, और यहाँ ब्रैकेट में से एक पद दे दिया गया रहेगा मंच, मंच स्टेज। तो अब इसको आपको क्या करना होगा, अब मंच में आपको जो है उचित विभक्ति लगानी है कि सही विभक्ति इसमें इस वाक्य के अनुसार सही विभक्ति क्या होनी चाहिए। तो कारक के नियम को हम देखेंगे, तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर अधः शब्द आया है। ठीक है, तो अधः शब्द के कारण कौन सी विभक्ति होती है, तो षष्ठी विभक्ति होती है। क्योंकि इस चीज़ को हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि भाई षष्ठी विभक्ति में ये सभी यदि पद रहते हैं, ये सभी उपपद विभक्ति के शब्द रहते हैं, तो इन सभी शब्दों के योग में जब भी होगी तो वो षष्ठी विभक्ति होगी, बाकी कोई दूसरी विभक्ति नहीं होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मंच में षष्ठी लगा देंगे। तो देखिए मंच में चौ में अ लगा है, तो इसका रूप राम की तरह चलेगा अथवा देव की तरह चलेगा अथवा बालक की तरह चलेगा, जिससे भी आप चलाना चाहें चला सकते हैं, एक ही है सबका रूप। तो यहाँ हो जाएगा मंचस्य, मंचस्य। तो यहाँ पर जो है मंचस्य में षष्ठी लग जाएगी। ठीक है, अब वही अर्थ हो गया मंचस्य अधः, मंच के नीचे दर्शक हैं। ठीक है, मंच के नीचे दर्शक बैठे हुए हैं। तो इस तरह से आपको ये हो जाएगा। इसी तरह से पुरतः भी आप देख सकते हैं। तीसरा उदाहरण पुरतः का, गृहस्य, गृहस्य पुरतः, गृहस्य पुरतः वृक्षः वर्तते, वर्तते अस्ति। अब यहाँ देखिए मूल शब्द गृह है और गृह में षष्ठी लग गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए पुरतः शब्द आया है। पुरतः मतलब आगे, फ्रंट में। तो कहता है घर के आगे वृक्ष है, वर्तते है के अर्थ में क्या है, वृक्ष अस्ति। तो वृक्ष कुत्र अस्ति, तो गृहस्य पुरतः, घर के आगे है। तो यहाँ पर देखिए गृह शब्द में, अब इसी को एग्जामिनेशन में जब पूछा जाएगा तो क्या किया जाएगा, यहाँ खाली स्थान आपको दे दिया जाएगा और यहाँ ब्रैकेट में आपको गृह शब्द दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसमें उचित विभक्ति आप गृह पद में, गृह मतलब घर, अब इसमें आपको उचित विभक्ति लगानी है। तो गृह शब्द में आपको षष्ठी लगा कर गृहस्य बनाना होगा, चूँकि यहाँ पर आगे पुरतः शब्द आया है और फिर बाकी वाक्य जैसे वैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप अनेकों अनेक उदाहरण आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं। इसी तरह से पृष्ठतः है, पृष्ठतः मतलब पीछे है ना। मम गृहस्य पृष्ठतः पर्वताः सन्ति, मेरे घर के पीछे पर्वत है, पहाड़ हैं। ठीक है, इस तरह से आप उदाहरण बना सकते हैं। वामतः बाएं है ना, राम के बाएं श्याम है, रामस्य वामतः श्यामः अस्ति। तो इस तरह से आप वाक्य को आप अनेकों अनेक वाक्य बना सकते हो। इसी प्रकार दक्षिणतः है ना, रामस्य दक्षिणतः श्यामः अस्ति, मोहनः अस्ति। तो वहाँ भी जो है रामस्य अथवा इस तरह से आप लिख भी सकते हैं इसको, आप चाहें तो देवस्य, देवस्य वामतः, देवस्य, देवस्य वामतः श्यामः अस्ति। कोई भी उदाहरण आप एक लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ वामतः के कारण जो है देवस्य में षष्ठी हो गई, देव एक नाम हुआ। तो कहते देव के बाएं तरफ श्याम है, श्यामस्य वामतः देव अस्ति, श्याम के बाएं साइड देव है। तो इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। इस प्रकार से अंतिकम का भी बन जाएगा। आप यदि कोई भी एक उदाहरण ले लीजिए तो एक अंतिकम का भी फिफ्थ में,
विद्यालयस्य अंतिकम, विद्यालयस्य अंतिकम, यहाँ समीपम भी हो सकता है। विद्यालयस्य अंतिकम कूपः, कुआं, कूपः अस्ति। ठीक है, यहाँ पर देखिए विद्यालय में जो है षष्ठी लग गई। मूल शब्द विद्यालय है, पहले भी उदाहरण में आया है कई बार। तो विद्यालय के अंतिकम मतलब समीपम। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं अंतिकम शब्द, इस अंतिकम के कारण जो है विद्यालय हमें षष्ठी विभक्ति हुई। तो विद्यालय के समीप, विद्यालय के नज़दीक कुआं है, कूपः है ना, वेल। तो यहाँ पर जो है कूपः अस्ति, तो कुआं कहाँ है, कूपः कुत्र अस्ति, तो विद्यालय से अंतिकम, विद्यालय के समीप अथवा विद्यालय के नज़दीक। तो इस तरह से जो है आपका ये पूरा का पूरा षष्ठी विभक्ति से संबंधित जितने सारे उपपद शब्द आते हैं उनके योग में इस तरह से आपको षष्ठी विभक्ति दिए हुए पदों में आपको लगाना होता है। या फिर विभक्ति और कारण, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया है कि यदि विभक्ति और कारण लिखने के लिए देगा तो इसमें कैसे आप करेंगे। जैसे यहाँ पर गृहस्य पुरतः लिखा हुआ, तो एक का मैं लिख दे रहा हूँ फिर से। हालांकि आप यदि मेरे उस वीडियो को देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया है, फिर भी एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। और फिर मैं इधर एक लास्ट वाला में लिख देता हूँ। जैसे कि विभक्ति कारण में सपोज कीजिए कि इसी का बताना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर विभक्ति लिख देंगे, है ना, और उसके नीचे कारणम, है ना। विभक्ति में षष्ठी लगी है तो षष्ठी लिख दिए, सबसे आसान तरीका। और कारण में क्या लिख देंगे, पुरतः, पुरतः शब्दस्य योगे, पुरतः, पुरतः शब्द के योग में, योगे, इस तरह से। तो दोनों तरह से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। विभक्ति में षष्ठी, यहाँ पर गृहस्य पुरतः वृक्ष वर्तते, इसमें मैंने विभक्ति कारण बताया है, जो कि एग्जाम में कई बार दूसरे तरह से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। पहले भी पूछे जाते थे, बाद में भी पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना चाहिए, हर तरीके को जानना चाहिए। जिस तरह का प्रश्न रहा उस तरह से आप आंसर बना करके अपने आप को, अपने मार्क्स को आप बचा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पुरतः हो गया षष्ठी। और कारण में क्या है, तो पुरतः शब्द के कारण इसमें षष्ठी व्यक्ति हुई है, तो उसी चीज़ को यहाँ लिख देना है कि पुरतः शब्द से योगी, मतलब पुरतः शब्द के योग में पुरतः शब्द के कारण। चलिए, तो ये षष्ठी विभक्ति का प्रसंग यही कारक प्रकरण के अंतर्गत समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट एक आपका और बचा है, जो है सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक से संबंधित, उसको फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।